हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 4 टॉपिक हमारा है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सदिश के बारे में जो भी हमारा अध्ययन का विषय वस्तु है उसको हम लोग देखें। हमारा जो अध्ययन का विषय वस्तु है उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। देखिए, हमारा जो विषय प्रवेश है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि का क्या होती है। फिर अदिश राशि का कोई प्रकार नहीं होता है, सदिश राशि का प्रकार होता है। तो सदिश राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सदिश राशि कितने प्रकार की होती है। उसके बाद सदिश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट हमारे डिफिनीशंस हैं उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। स्थित सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा सब अध्ययन वाले बिंदु है, जो चीज़ें हमको पढ़नी है। फिर सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, अगला पॉइंट है कैसे घटाया जाता है सदिशों को। किसी सदिश का इसके घटकों में कैसे इसको तोड़ते हैं, एक सदिश को उसके घटकों में तोड़ा जाता है। तो तोड़ना भी हम लोग सीखेंगे, जोड़ना भी हम लोग सीखेंगे, घटाना सीखेंगे। उसके बाद किसी सदिश राशि का जब किसी अदिश से गुणा या भाग करते हैं तो कैसे करते हैं। चूँकि सदिश राशि की हमारी शुरुआत हो रही है, तो जब भी कोई चीज़ हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे हम लोग ने गणित में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हाई स्कूल स्तर तक नहीं बताया जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ता है और वो हमारे लिए नई चीज़ होती है। तो जो भी चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैलकुलेशंस हैं, जैसे आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारा सदिश राशि है वो हमारे लिए एक नया आइटम है, इसलिए हम सदिश राशि को सबसे पहले परिभाषा, फिर उसका प्रकार, फिर हम कैसे उनको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद उनका गुणा कैसे किया जाता है, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। दो सदिशों का जो गुणन होता है, दो सदिश को जब गुणा करते हैं तो ये गुणन दो प्रकार का होता है, एक अदिश गुणन, एक सदिश गुणन। उन दोनों गुणन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जीरो वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, शून्य सदिश क्या होता है, इसके प्रमुख गुण क्या हैं। उसके बाद हम लोग देखिए आपेक्षिक वेग पढ़ चुके हैं तीसरे अध्याय में, लेकिन यहाँ वेक्टर के माध्यम से भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक के महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, प्रश्नावली आएगी, वो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहा हमारी विषय वस्तु। इसके बाद हम लोग आते हैं अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है। तो अदिश राशि को हम लोग, अब देखिए, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि। तो हमारी जो भौतिक राशि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिक्स में जो भी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज हम लोग अध्ययन करते हैं वो दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है। एक हमारा स्केलर, इसको इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, और एक होता है इसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए, तो सबसे पहले हमको जानना है भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब जो भी चीज़ हम फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे दूरी हुआ, ताप हुआ, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें, वेग, संवेग, त्वरण, घनत्व, द्रव्यमान, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक हमारा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का अलग अलग हम लोग डिफिनीशन देंगे। तो स्केलर क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा आइटम होता है यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी में दो आइटम होता है,
न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कहते हैं संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू को संख्यात्मक मान से जानते हैं, संख्यात्मक मान। और दूसरा होता है यूनिट, यूनिट को हम लोग मात्रक कहते हैं, मात्रक। यानी स्केलर क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से और एक यूनिट से, इकाई से। जैसे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया जाए कि 4 kg चीनी, 4 kg चीनी। तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, जैसे किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप का होगा, यानी 4 किलो जो हमने यूज किया मास, तो ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, इसको जानने के लिए देखिए इसमें दो आइटम है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है 4 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, आप केजी क्या है यूनिट। तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिली और प्लस यूनिट मिली। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलता है तो इसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है। अब एक दूसरी, थोड़ा जब तक हम लोग कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, मैं वेक्टर को भी पहले बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या कहानी होती है। तो मैं अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी में 3 आइटम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पहली चीज़, दूसरी चीज़ हमारी यूनिट भी होता है, और तीसरा आइटम एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जिसको दिशा कहते हैं। डायरेक्शन, दिशा, मतलब यही कैटेगराइज करता है, यही हमारे स्केलर और वेक्टर को। इसमें 3 आइटम होते हैं, 1 2 3। तो इसको आपको याद करना है कि स्केलर क्वांटिटी में 2 ही आइटम होता है, क्या क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होता है, डायरेक्शन होता है, संख्यात्मक मान हो गया, मात्रक हो गया और दिशा हो गई। इसीलिए देखिए सदिश, इसका नाम है दिशा के साथ। अगर सदिश को हम थोड़ा सा आगे और एक्सपेंड करें तो लिखेंगे इसको 100 प्लस दिशा, 100 प्लस दिशा। 100 माने होता है 7, यानी दिशा के साथ। दिशा इसमें जरूर आएगी, सदिश को कहेंगे दिशा के साथ। तो जब तक दिशा नहीं आता है तब तक सदिश की बातें नहीं करते। देखिए इसमें लिखा अदिश, अ माने होता है नहीं, अ की हिंदी होती है नहीं, तो इसमें दिशा नहीं होती है। देखिए इसमें डायरेक्शन हमने लिखा ही नहीं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सदिश राशि में दिशा नहीं होती है, जबकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशि में दिशा होती है। तो इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, एनडी मैं लिख दे रहा हूँ, नो डायरेक्शन। तो अदिश में कोई डायरेक्शन नहीं होता, जबकि सदिश में डायरेक्शन भी होता है। अब एक एग्जाम्पल हमने ले लिया अदिश राशि का, एक दूसरा एग्जाम्पल हम सदिश का ले रहे हैं। सदिश का एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है, मैं आपसे कहूँ कि 4 न्यूटन का बल लगाइए, 4 न्यूटन का बल लगाइए। अब मैं 4 न्यूटन बल की बात कर रहा हूँ, 4 न्यूटन का बल लगाइए। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है। 4 न्यूटन का बल लगाइए तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, यूनिट हो गया, बल का मात्रक न्यूटन, यूनिट भी हमको मिल गया। और फिर हमने बल लगाने की बात किया तो देखिए बल जब भी हम लगाते हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि दीवार पर बल लगाइए, 4 न्यूटन का बल लगाइए, या फाटक पर 4 न्यूटन का बल लगाइए। तो अब हमको स्पेसिफाई करना होगा, हमको ये भी बताना होगा, मतलब ये प्रश्न हमारा 4 न्यूटन का बल लगाइए, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा क्वेश्चन है। अधूरा क्यों है? क्योंकि 4 न्यूटन का बल लगाना है तो किधर लगाना है? फाटक मान लीजिए आपको दरवाज़ा खोलना है, तो दरवाज़ा खोलना के लिए हम बल लगाएंगे, ऐसे उसको ढकेलेंगे कि खींचेंगे कि ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे कि किसी निश्चित किस डायरेक्शन में करेंगे, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। तो 4 न्यूटन का बल लगाइए अगर ये कह दिया जाए तो निश्चित रूप से हमको स्पेसिफाई करना होगा, हमको बताना होगा कि वो बल किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जो काम हम करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको फाटक खोलना है, तो फाटक खोलने के बजाय हम उसको बंद भी कर सकते हैं। जैसे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभी आप जाते हैं किसी ऑफिस में तो शीशे का दरवाज़ा होता है,
शीशे का दरवाज़ा, उसमें एक ऐसे गोल सा हैंडल बना होता है और उसको जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये ढकेलने से खुलेगा कि खींचने से खुलेगा। कभी कभी आप उसको ढकेलना शुरू कर देते हैं तो फाटक खुलता ही नहीं, और जब उसको खींचेंगे तो फाटक खुल जाएगा। तो खींचने का क्या मतलब, एक फोर्स हम लगा रहे हैं 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन, आधा न्यूटन, कोई फोर्स लगाए और डायरेक्शन स्पेसिफाई किए कि उसको हमको अपनी तरफ खींचना है। तो जब हम अपनी तरफ खींचते हैं तो वो खुल जाता है, और जब उसको ढकेलते हैं तो वो खुलता नहीं है। इसीलिए जब भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, डायरेक्शन के बारे में सूचना नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फाटक खोलना हो सकता है कि आप फाटक ना खोल पाएँ। जैसे आपके अपने घर का फाटक है तो आप अपने घर के फाटक के बारे में जानकारी रखते हैं कैसे करना है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो इतना बड़ा सा शीशे का फाटक अगर होता है तो देखते हैं बीच में एक ऐसा गोल सा होता है, यहाँ लिख देता है पुल, शब्द लिखा रहता है पुल या पुश। क्यों लिखा रहता है पुल या पुश, क्या ज़रूरत है लिखने की? अगर ये पुल या पुश न लिखा रहे तो देयर इज ए कन्फ्यूजन हाउ टू ओपन द डोर, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम फाटक को कैसे खोलें। पुल लिखा है तो हम फिर फाटक को खींचना शुरू करते हैं, यानी बल को हम बाहर लगाते हैं। आप कहीं कहीं लिखा रहता है पुश, PUSH पुश, तो पुश करने के लिए जब हम जाते हैं फाटक के पास तो फाटक को ऐसे पुश करते हैं तब खुलता है। तो निश्चित रूप से पुल या पुश लिखने की क्या ज़रूरत थी, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। पता चले आपको खींचना है तो आप ढकेलने लगे, या ढकेलना है तो खींचने लगे, तो फाटक आपका। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन को हम शो नहीं करते हैं, डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी अधूरी है और उसको हम वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में दिशा जरूर होती है। अब मैं इस चीज़ को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। मैं एक बात कहूँ कि आप मोटरसाइकिल ले लीजिए और 10 किलोमीटर चले जाइए। क्या करिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए और कहाँ चले जाइए, 10 किलोमीटर चले जाइए। अगर इस बात को मैं कहता हूँ तो आपके अंदर तुरंत कन्फ्यूजन होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा? आप सोचेंगे भाई जाना कहाँ है, यहाँ से गोरखपुर की तरफ जाना है कि यहाँ से महाराजगंज की तरफ जाना है कि आसमान में ऊपर 10 किलोमीटर जाना है कि किसी विशेष एंगल से हमको 10 किलोमीटर जाना है। देयर इज ए कन्फ्यूजन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल ले लीजिए और 10 किलोमीटर जाइए, तो आप एक क्वेश्चन तुरंत हमसे पुटअप करेंगे कि किधर जाएं। तो हमको बताना पड़ेगा कि आप गोरखपुर की तरफ जाइए, तो फिर आप गोरखपुर की तरफ जाएंगे, या मैं कहूँगा महाराजगंज की तरफ जाइए, या हम कह दें पूरब दिशा में जाइए, फिर हम कहें पश्चिम दिशा में जाइए। तो जो भी डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करेंगे उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो 10 किलोमीटर जो है ये आपका विस्थापन होता है, विस्थापन। यानी आप 10 किलोमीटर अगर पूरब डायरेक्शन में जाते हैं तो आप इसका मतलब विस्थापन तय कर रहे हैं 10 किलोमीटर। तो ये विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी। जैसे एक तीसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल वेक्टर को समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बागीचा, एक कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि कहानी से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो कहानी सुनिए। कहानी क्या है कि एक आदमी था और उसका एक लड़का था। तो आदमी जो है कहीं चला गया बाहर कमाने के लिए, विदेश चला गया। कुछ दिन के बाद घर पर कोई मुसीबत पड़ गई तो लड़का फ़ोन किया आदमी को कि पापा जी पैसे की दिक्कत आ गई है और पैसा हमको चाहिए। संयोग से जो आदमी विदेश गया था उसके पास भी पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए उसने कुछ पैसा वो घर में रखा था, एक स्थान पर रखा था। तो लड़के से कहा कि एक जगह पैसा है, जाओ ले लो। क्या बताया आदमी ने लड़के से? आदमी ने लड़के से कहा कि तुम अपने बागीचे में चले जाओ और बागीचे में जो छोटा वाला आम का पेड़ है, छोटा वाला जो आम का पेड़ है उससे 5 मीटर की दूरी पर मैं एक घड़े में सोना रखा हूँ। पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर ज़मीन में मैं एक सोना रखा हूँ और उसको खोद करके निकाल लेना। ये उत्तर उसने बताया। तो लड़का गया बागीचे में
और पेड़ के पास पहुंचा और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर खोदने लगा। तो यहाँ खोदा, फिर नहीं मिला, फिर जो है 5 मीटर की दूरी पर एक स्थान और मिला इसको, फिर वहाँ खोदा, वहाँ भी पैसा नहीं मिला। अब वो लड़का परेशान हो गया, फिर पापा को फ़ोन किया कि पापा हमने तो खोदा लेकिन पैसा नहीं मिला। तो पापा ने कहा कि पेड़ से उत्तर दिशा में, कहा कि पेड़ से उत्तर दिशा में 5 मीटर पर खोदो। तो वो लड़का पेड़ से उत्तर दिशा में 5 मीटर पर खोदा, तो उसको पैसा सोने वाला जो घड़ा था वो उसको मिल गया। तो अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेक्टर क्वांटिटी में दिशा को अगर हम नहीं बताते हैं तो हम उस काम को नहीं कर सकते। अब पेड़ से 5 मीटर, हम पेड़ से 5 मीटर ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे कि किस एंगल में चलना, चूँकि ये पेड़ है तो 5 मीटर की दूरी पर एक हमको वृत्त मिलेगा और वृत्त की परिधि पर हमको खोजना होगा, क्योंकि पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर ही आपका ये सर्कल है, इसका परिधि है। तो अब यहाँ खोदें कि यहाँ खोदें, यहाँ खोदें, यहाँ खोदें, लेकिन अगर एक डिसाइड कर दें हम डायरेक्शन की हमको उत्तर दिशा में खोदना है, तो जब हम उत्तर दिशा में ज़मीन पर खोदने की बात करेंगे तो उसको आसानी से पाया जा सकता है चीज़ को। तो वेक्टर क्वांटिटी का जो महत्व है आपको समझ में आ गया होगा। यानी वेक्टर क्वांटिटी में सब कुछ हम कहें लेकिन अगर दिशा को न बतावें तो निश्चित रूप से हम अपने प्रश्न को अधूरा बोल रहे हैं, हमारा प्रश्न सही नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। तो फिर मैं अपने डेफिनेशन पर चलता हूँ। हमारा जो डेफिनेशन है उसमें अदिश राशि में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होता है और तीसरा आइटम क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अब आपको मेरी बात कुछ समझ में आ गई होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्लियर होगा। परिभाषा कैसे हम लेंगे, स्केलर क्वांटिटी की परिभाषा देंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसमें संख्यात्मक मान तथा मात्रक 2 हो जबकि दिशा न हो, ऐसी राशि को स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल में हम कहेंगे 5 किलो आलू, 5 किलो आलू। अगर एग्जाम्पल हम देते हैं 5 किलो आलू तो ये अदिश राशि होगी, क्योंकि 5 किलो आलू में कुछ हमको दिशा उसाइन इंडिकेट करने की जरूरत। आप जाते हैं बाजार में, अगर हम आपसे कहें कि बाजार जाइए और 5 किलो आलू खरीद लाइए, तो आप गए बाजार में 5 किलो आलू ले, 10 किलो चीनी लेते आइए, 10 किलो चीनी आप लेते आए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आपसे कहें 5 घंटे बाद आइएगा, क्या घंटे बाद आइएगा, 5 घंटे बाद। तो इस समय अगर आपका 7 बज रहा है तो आप 12 बजे आ जाएंगे, मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये है जिसमें डायरेक्शन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमको डायरेक्शन को इसे स्पेसिफाई करना है। जैसे हम कहें 5 किलोमीटर यहाँ से दूर जाइए, यहाँ से दूर जाइए। तो अब देखिए मैंने सही प्रश्न आपको सही बात नहीं बताया, गलत बात बता रहे हैं। 5 किलोमीटर यहाँ से दूर जाइए, तो ये बात जो है वेक्टर क्वांटिटी वाली कहानी है और ये हमारा प्रश्न अधूरा है। 5 किलोमीटर दूर यहाँ से दूर जाइए तो अब जाएंगे कहाँ, आसमान में 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे कि पाताल लोक में 5 किलोमीटर जाएंगे कि गोरखपुर की ओर 5 किलोमीटर जाएंगे कि महाराजगंज की। तो ये प्रश्न अधूरा है। ये कब सही होगा, जब हम आपसे कहें 5 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण जाइए। अब आप हमसे बात नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है जा रहे हैं, यहाँ से दक्षिण जाइए। तो क्लियर हो गया। एक दूसरी बात क्या है, मोटरसाइकिल लेकर के जाइए, मोटरसाइकिल ले लीजिए और 10 किलोमीटर जाइए। तो यहाँ भी आप प्रश्न तुरंत हमसे पुटअप करेंगे। अगर इसी को अगर 10 किलोमीटर भिटौली की तरफ जाइए तब आप हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे।
क्योंकि आपको भिटोली आना पूरी बात हमने बता दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है जो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम कहें कि हथौड़े से चोट मारिए, हथौड़े से 5 न्यूटन का चोट मारिए। तो अब चोट कहाँ मारना है, दीवार पर मारना है कि कील पर मारना है कि ईंट पर मारना है कि किसी के पीठ पर मारना है, कहाँ मारना हमको स्पेसिफाई करना होगा। अब खाली कहें 5 न्यूटन का हथौड़े से चोट मारिए तो आप पूछेंगे कहाँ मारना है भाई, सर पर मारना है कि पैर पर मारना है, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये कील पर मारना, तो कील पर मारेंगे आप। तो तमाम राशियाँ होती हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी आपने पढ़ा भी है कि वेलोसिटी किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन की दर को, अगर किसी एक डायरेक्शन में हम विस्थापित होते हैं और यूनिट टाइम की बात करते हैं कि 1 सेकंड में क्या विस्थापन हुआ, किसी निश्चित दिशा में क्या विस्थापन हुआ, या 1 सेकंड में किसी निश्चित दिशा में क्या दूरी चले, तो हम लोग दिशा को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 सेकंड में 10 मीटर पूरब गए तो हमारी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तमाम सारी क्वांटिटीज़ है। देखिए कुछ किताबी भाषा में भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं अपने व्यवहारिक भाषा में बताया। भौतिक राशि को 2 वर्गों में बांटा गया, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण को ही न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, और एक मात्रक इसमें यूनिट होता है। 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, आंकिक मान और उचित मात्रक। उचित जो भी उसका उचित मात्रक होगा द्वारा पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। मतलब 2 चीज़ बता देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 30 किलोग्राम हम कह दें तो 30 किलोग्राम कोई बात, चीनी हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये 30 किलोग्राम से हमारी अदिश राशि व्यक्त होती है। दूसरा है किसी वस्तु की लंबाई को हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि लंबाई 50, जैसे मान लीजिए स्केच है, हम कहें इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबा बस पर्याप्त है। अब हम कहेंगे पूरब दिशा में 10 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ये किसी भी डायरेक्शन में है, इससे कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। स्केच की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सॉरी स्केलर क्वांटिटी हो गया। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ अदिश राशियों के, कुछ अन्य उदाहरण है जिसमें दूरी, समय, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विभव, आवेश, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आगे हम चलते हैं। अदिश राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग साधारण गणित के नियम से किया जाता है। साधारण गणित के नियम का मतलब ये हुआ कि इसे 5 और 10 जोड़ते हैं तो 15 आता है। 5 किलो आलू 10 किलो आलू मिल के 15 किलो आलू। 4 घोड़ा प्लस 3 घोड़ा बराबर 7 घोड़ा। तो ये सब स्केलर क्वांटिटी को सिंपल जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, घटा लेते हैं, भाग कर लेते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करते हैं। अब देखिए अगला एक एग्जाम्पल दिया गया, यदि किसी छड़ के 2 सिरों के ताप, कोई छड़ है और उसके 2 साइड होते हैं, 2 सिरे होते हैं। छड़ के 2 सिरों के ताप, ये छड़ आपका है, ये पहला सिरा है, दूसरा सिरा। एक सिरे का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे सिरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। तो सिरों के बीच तापांतर कितना होगा, मतलब इसके और इसके बीच अंतर कितना है ताप का, इसको तापांतर बोलते हैं। जिस तापांतर यानी ताप का अंतर, अंतर माने कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो 30 है 20 है तो 10 का अंतर है। तापांतर माने ताप का अंतर, तो 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए ये ताप जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो ताप का अंतर पूछा गया तो सिंपली हमने घटा दिया गणित के नियम से। भाई 30 बड़ा है 20 छोटा है, घटा दिए तो 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो स्केलर क्वांटिटी को सिंपल नियमों से हम जोड़ते और घटाते हैं, इसमें कोई हमको चिंता की बात नहीं है। केवल वेक्टर में थोड़ा दिक्कत होता है, वेक्टर को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आइटम है, यहाँ देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल भी लिया हुआ। कह रहा है यदि एक टुकड़े का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और आयतन इसका दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब हो तो घनत्व बताना। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का जो फार्मूला होता है D = m/v, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मास है 5 kg। देखिए 5 किलो ये स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। kg kg कट जाएगा और मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा।
और इसको ऊपर ले आएंगे तो 5 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये हमारी डेंसिटी निकल गई। तो देखिए अदिश राशि में हम अदिश राशि से डिवाइड किए, तो अदिश राशि में अदिश राशि का डिवाइड करेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अदिश राशि में हम अदिश राशि से डिवाइड किए तो हमको एक अदिश राशि ये भी मिल गई, ये भी अदिश राशि है। तो अदिश राशि में कोई झंझट नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा उपयुक्त से स्पष्ट है कि अदिश राशियाँ योग तथा गुणन के सामान्य गणितीय नियमों का पालन करती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अदिश राशि में जो सामान्य गणित के नियम है, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो सब पालन करती हैं। अदिश राशियाँ निम्न नियमों का भी पालन करती हैं। वो कौन कौन से निम्न नियम है? क्रम विनिमय नियम। जैसे संख्याओं में क्रम विनिमय नियम चलता है, तो ये सब हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। जब हमने ये जान लिया कि अदिश राशि सामान्य नियमों का पालन करती हैं, तो सामान्य नियम जो भी होते हैं, अगर हम संख्या की बात करें तो 2 में 3 जोड़ते हैं तो जितना आता है वो क्रम विनिमय नियम। हम 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो स्केलर क्वांटिटी में ये भी नियम फॉलो होता है, क्रम विनिमय नियम। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ भी इसी तरह गुणा भी किया जाए। 2 में हम 5 का गुणा करते हैं तो 10 होता है, और 5 में भी हम 2 का गुणा करेंगे तब भी 10 होगा, यानी दोनों वैल्यू बराबर आती है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि क्रम को बदलने से अगर मान में कोई अंतर नहीं आता है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये राशियाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं, कम्यूटेटिव लॉ के नियम को पालन करती हैं। तो क्रम विनिमय नियम इसमें पालन होता है सदिश राशियों में। फिर देखिए साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम में क्या होता है कि 3 चीज़ों को लिया जाता है और ग्रुपिंग हम लोग बनाते हैं। 2 की एक ग्रुपिंग होती है और एक को सिंगल छोड़ देते हैं। जैसे ऐसे कह दिया जाए कि 2 धन 3 को एक ग्रुप बनाना है, 5 को बाद में जोड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 धन 5 10 आया। या 2 को अकेला छोड़ दें और 3 5 की ग्रुपिंग बना दें तब भी 10 आएगा। ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, तब भी 10 आया। तो जब ऐसी कहानी बनती है तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। गणित की भाषा में इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य में क्या होता है? ग्रुपिंग बनाते हैं, 2 एक साथ और एक सिंगल अकेला, फिर कैलकुलेशन करते हैं और फिर क्या करते हैं, इसमें से एक को किनारे कर देते हैं, शेष 2 की ग्रुपिंग बनाते हैं। तो अगर ऐसा फॉलो हो रहा है, ऐसा ही वैल्यू सेम आ रही है, देखिए 10 सेम आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो अदिश राशियों में एसोसिएटिव लॉ भी हमारा होल्ड करता है। वो चाहे जोड़ने की घटना हो चाहे गुणा करने की घटना हो, यानी योग पर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है और गुणन पर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कहते हैं हम लोग वितरण नियम। वितरण नियम में क्या है कि आप जैसे आपने किया होगा, यहाँ अगर 2 लिख दिया जाए और अंदर x + y लिख दिया जाए, तो आप क्या करते हैं? 2 का x में गुणा होता है, फिर 2 का y में गुणा होता है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया x के साथ, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया y के साथ, 2 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको कहते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, a गुणे b धन c अगर कोष्टक में है तो हम इसको लिखेंगे a का गुणा b में करेंगे तो a गुणे b हो गया। उसके बाद प्लस का साइन लिखेंगे, a का गुणा c में करेंगे तो a गुणे c हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग लॉ में भी देख लिए। अब देखिए छोटी कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं, वो थोड़ा यहाँ नोट विशेष दे दिया, इस बात को मैं समझा दूं। केवल समान बीमा वाली अदिश राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम कहें 2 किलो आलू में जोड़ दीजिए 3 किलो टमाटर जोड़ दीजिए, तो क्या आप जोड़ पाएंगे? 2 किलो आलू में 3 किलो टमाटर जोड़िए तो 5 किलो होगा। तो 5 किलो क्या कहें, आलू कह दें कि 5 किलो टमाटर कह दें? तो आपके साथ एक समस्या खड़ी होगी कि 2 किलो आलू और 3 किलोमीटर टमाटर जोड़ देंगे तो क्या कहें इसको? 5 किलो क्या कह दें, आलू कह दें कि टमाटर कह दें? तो ये हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ये सजाती नहीं है। इस सजाती को हम लोग बीमा से बात कर रहे हैं, बीमा से बात कर रहे हैं। समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ते अथवा घटाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा लिया जाए और इसमें 3 मीटर कपड़ा जोड़ दें तो ये 5 मीटर ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि
2 मीटर और 3 मीटर। देखिए इसका जो मात्रक है वो इसका मात्रक है। तो मात्रक अथवा बीमा, या लिखा केवल समान बीमा वाली अदिश राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता। समान बीमा, बीमा को ही मात्रक कहते हैं क्योंकि मात्रक से ही बीमा निकलती है। तो 2 मीटर और 3 मीटर, तो ये 5 मीटर हो सकता है। इसकी बीमा होती है यल, लंबाई की बीमा होती है यल। ये भी लंबाई है, इसकी बीमा होती है यल। तो ये समान बीमा है, दोनों की बीमा यल आएगी, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं। तो चाहे समान मात्रक का है या समान बीमा का है, समान बीमा और समान मात्रक वाली राशियों को जोड़ा जा सकता है अथवा घटाया जा सकता है। अब आइए, किन्हीं भी 2 अदिश राशियों की गुणा अथवा भाग की जा सकती है। 2 अदिश राशि हो, इसका गुणा और भाग भी हम कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा है, 50 किलो आलू है और 10 लोगों में बांटना है, तो इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5-5 किलो आलू आएगा। क्या किलो आएगा? 5-5 किलो। तो हम अदिश राशियों को भाग भी दे सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। अब गुणा कैसे करेंगे? मान लीजिए 50 किलो आलू का 1 बोरा है, हम 2 बोरा खरीद के ले आए, इसका मतलब हमारे घर का किलो आलू आएगा? 100 किलो आएगा। 1 बोरा 50 किलो का है, ये अदिश राशि है। इसमें एक दूसरे संख्या है, संख्या को भी अदिश राशि कहते हैं। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे घर 100 किलो आलू आएगा। तो हम गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात हम लोग को समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला आइटम हम लोगों का है सदिश राशियाँ। अब देखिए, हम लोग अब तक तो अदिश की चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग चर्चा करेंगे सदिश की। तो देखिए, हमने आपको बता दिया कि सदिश राशि को जानने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? 3 चीज़ों की। और 3 चीज़ें क्या क्या हैं? तो हमने आपको बताया कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट होता है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट और तीसरा होता है डायरेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर याद कर लिए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो कहेंगे ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण, इसको संख्यात्मक मान, मात्रक तथा दिशा तीनों होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी के नाम से, सदिश राशि के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग परिभाषा की बात करें किताबी भाषा में। वे भौतिक राशि जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने का मतलब उसके बारे में पूरी तरह से सूचना देने के लिए क्या क्या चाहिए? आंकिक मान चाहिए, उचित यूनिट चाहिए, आंकिक मान हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर प्रॉपर यूनिट भी चाहिए, जिसका योग समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार होता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बताया है, एक चीज़ और ऐड कर दिया कि इसको जब जोड़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, तो एक चीज़ और जोड़ना हम लोग भी ऐड कर लें, अच्छा रहेगा। 3 चीज़ें तो होती है, एक और जोड़ लिया जाए कि जब इनको जोड़ते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम फॉलो होता है, योग का समांतर चतुर्भुज, यानी इसको कह देंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, अब हम 4 चीज़ों को शामिल करेंगे, 4 चीज़ों से हमारा शुद्ध डिफिनीशन बनेगा। तो क्या क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें संख्यात्मक मान हो, उचित यूनिट हो, उसकी एक निश्चित दिशा हो और साथ ही साथ वह योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता हो, योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता हो। ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियों के नाम से जानते हैं। तो बहुत अच्छी परिभाषा हम लोगों की निकल गई कि सदिश राशि क्या होती है? जिसमें 4 नियम फॉलो होते हैं। कौन कौन सा 4 कंडीशन होता है? उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसको संख्यात्मक मान कहेंगे, उसकी एक यूनिट होती है जिसको मात्रक कहते हैं, उसका एक डायरेक्शन होता है, तथा वे राशियाँ योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती हैं। ऐसी राशियों को
सदिश राशि के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, विस्थापन हुआ, क्योंकि विस्थापन जब भी हम लोग बात करते हैं तो विस्थापन की परिभाषा बनती है किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, खाली दूरी नहीं। जैसे मान लीजिए हम 10 किलोमीटर गए तो ये बताना पड़ेगा किधर गए, तो एक निश्चित अगर हम गए 10 किलोमीटर पूरब तो ये विस्थापन हो गया। और खाली हम कहें कि हम 10 किलोमीटर चले गए तो ये विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि हमने दिशा नहीं बताया, खाली 10 किलोमीटर चले गए तो ये जो है अदिश राशि हो जाएगी, ये दूरी होगी 10 किलोमीटर। आज जब हम कहेंगे 10 किलोमीटर पूरब दिशा में गए तो ये विस्थापन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तमाम एग्जाम्पल दिया हुआ है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बलाघूर्ण, संवेग, कोणीय संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि, ये सब राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है, अर्थात इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जब भी हम इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये सारे नियमों को फॉलो करेंगे। अगर जोड़ेंगे तो ला या फिर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लगना चाहिए, ये नहीं लगेगा तो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग चूँकि मूलभूत चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, क्या क्या होता है, आगे देखिए। दूसरा है सदिश राशि का सबसे सरल उदाहरण विस्थापन है। मैंने आपको बताया भी है विस्थापन सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम कोई दूरी तय करते हैं तो अगर हम दिशा इंडिकेट न करें तो वह तो दूरी हो जाएगी। आज जब दूरी चल रहे हैं और किसी दिशा की बात करना, जैसे कहा जाए कि गोरखपुर से लखनऊ की तरफ 240 किलोमीटर की दूरी तय किए, गोरखपुर से लखनऊ की ओर 240 किलोमीटर की दूरी तय किए, तो 240 किलोमीटर हमारा विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब फिर हम कहें कि गोरखपुर से लखनऊ की चर्चा न करें, खाली कहा कि गोरखपुर से 240 किलोमीटर की दूरी तय किए, तो अब वो चीज़ विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया, दिशा के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। तो गोरखपुर से हम 240 किलोमीटर गए, अब किधर गए, नेपाल की तरफ गए कि लखनऊ की तरफ गए कि बनारस की तरफ गए, कुछ क्लियर नहीं है, तो ये दूरी होगी। तो जब डायरेक्शन क्लियर ना हो तो उसको दूरी कहते हैं। आज जब दूरी के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी उसमें मेंशन कर दें, बता दें, तो उसे हम विस्थापन कहेंगे। चलिए तो अगला आइटम हम लोग देखते हैं। सवाल में थोड़ा सा इस विस्थापन को ज़्यादा क्लियर किया, लिखा है कि सदिश राशि का सबसे सरल उदाहरण विस्थापन है। यदि किसी कण की गति एक सरल रेखा में सीमित हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसके विस्थापन की दो ही दिशाएं होती हैं। हम एक दिशा को धनात्मक तथा विपरीत दिशा को ऋणात्मक मान लेते हैं, परंतु जब कण की गति समतल में अथवा आकाश में होती है तो हमें सदिश निरूपण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए अगर हम जमीन पर चलते हैं और विस्थापन की बात करें तो जहाँ से चलते हैं उसको ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और इसमें एक डायरेक्शन को प्लस माना जाता है, जैसे राइट वाले को हम प्लस मान रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट वाले को हम लोग निगेटिव मानते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया जमीन पर। और जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग आपका, मान लीजिए हम यहाँ से पतंग, यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ से हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग की ऐसे डोरी होती है, ये पतंग होता है, ऐसे पतंग उड़ता है। तो इसके लिए हमको वेक्टर के बारे में चर्चा जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि पतंग का एक निश्चित डायरेक्शन, एक एंगल पर एक डायरेक्शन होता है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी से बता पाना ही संभव है। सिंपल रूप में हम इसको बता नहीं सकते, क्योंकि इसका एक निश्चित कोण होगा जो जमीन के क्षैतिज से बनेगा, तो वो सब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए सीखना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी के बगैर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। और फिजिक्स में मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में 90% वेक्टर का यूज है, तो वेक्टर को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि सदिश राशि का संकेतन एवं ग्राफीय निरूपण, यानी सदिश राशि को कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित करना, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए बताया गया कि सदिश राशि को डिनोट करना हो तो एक अक्षर लेते हैं और उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। कई तरीका डिनोट करने का, जो सबसे सिंपल तरीका है वो कोई अक्षर लिखते हैं, इसके ऊपर तीर लगा देते हैं। तो अगर अक्षर के ऊपर ऐसे तीर लगा, ऐसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स लिख के ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलरेशन लिख करके ऊपर तीर लगा देंगे। वेक्टर सदिश राशि है तो वेलोसिटी सदिश राशि है तो v लिख के ऊपर तीर लगा देंगे।
तो अगर किसी भी राशि पर तीर लगा हो तो आपको यही जानना है कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जहाँ भी तीर लग जाता है या किसी सदिश राशि को डिनोट करना होता है तो हम लोग उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं। एरो राइट साइड में उसका एरो का इधर लेफ्ट में इसका पूंछ होगा, इधर इसका हेड होगा, हेड एंड टेल। ये एरो को इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। एरो में एक टेल होता है, पूंछ जिसको कहते हैं, और एक उसका शीर्ष होता है जिसको हेड कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी सदिश राशि को लिखने के लिए दो परिपाटी है। राशि के संकेत अक्षर को मोटे अक्षर के रूप में लिखकर अथवा संकेत अक्षर के ऊपर तीर लगा, दो तरीका होता है। जैसे मान लीजिए ये खूब गाढ़ा हम लिख दें, किसी अक्षर को खूब गाढ़ा लिख दें, खूब गाढ़ा कर दें, तो वो भी एक तरीका है बताने का। जैसे देखिए ये को हमने खूब गाढ़ा कर दिया, लेकिन ये हम लोग के चलन में ज़्यादा आता नहीं हम लोग तीर लगाना, क्योंकि गाढ़ा हल्का हम कैसे जानेंगे गाढ़ा है कि हल्का है। कभी छपाई की भी दिक्कत हो जाती है, हल्के को गाढ़ा छाप देगा तो हम उसको वेक्टर नहीं मानते। तो ये बहुत अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया है कुछ भी हो, चाहे हल्का हो चाहे गाढ़ा हो, आप क्या लगा देंगे, ऊपर एक एरो लगा देंगे जिससे वेक्टर क्वांटिटी का नोटेशन हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए फिर आगे हम चलते हैं। तो संकेत कैसे होता है, जैसे देखिए एग्जांपल बता दिया है। जैसे बल का संकेत है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ देखिए मोटा बनाया, सदिश रूप में बल को हम एफ से डिनोट करते हैं। सदिश रूप में गाढ़ा लिख देंगे या उसके ऊपर देखिए तीर लगा दिया है। इस पाठ्य पुस्तक में सदिश को मोटे संकेत अक्षर के ऊपर तीर लगाकर तथा सदिश के परिमाण को उसके सामान्य प्रतीक द्वारा लिखा गया है। ये अपने किताब की बात कर रहा है कि हमने अपने किताब में क्या लिखा है, ताकि आपको समझ में आवे कि हमारे किताब में क्या कहानी चल रही है। तो इस किताब की कहानी ये है कि कभी सदिश लिखना होगा तो थोड़ा सा अक्षर भी मोटा करेंगे, ऊपर तीर भी लगा देंगे। यानी सदिश को कैसे डिनोट किया जाएगा, अक्षर मोटा रहेगा, मोटा के साथ साथ उस पर तीर भी रहेगा। कुल मिला के हम लोग याद करें कि ऊपर तीर होना चाहिए। तो तीर है तो वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। अगला हमारा आइटम है कि जो भी तीर होता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफीय निरूपण यानी चित्र के माध्यम से कैसे दिखाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब देखिए ग्राफ के माध्यम से कैसे हम लोग दिखाते हैं। अब ग्राफ के वजह से मान लीजिए हमको एक फोर्स है 5 न्यूटन का, तो इसको हमको चित्र के माध्यम से बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका डायरेक्शन क्लियर करेंगे। फोर्स 5 न्यूटन का है, मान लिया जाए हम आगे लिख दे रहे हैं, ये लिखना जरूरी है, पूरब दिशा में। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, 5 न्यूटन का फोर्स पूरब दिशा में। अब इसको हमको चित्र के माध्यम से बताना है। तो चित्र के माध्यम से कैसे बताएंगे, तो आप जानते हैं कि ऐसे प्लस का साइन बनाते हैं और प्लस के साइन में ये राइट साइड को ईस्ट मानते हैं। ईस्ट माने पूरब, ईस्ट पूरब कहते हैं इसको। इसको वेस्ट कहते हैं पश्चिम, वेस्ट पश्चिम, ये पश्चिम होता है। ऊपर को उत्तर, ऊपर को उत्तर कहते हैं नॉर्थ, और नीचे को दक्षिण कहते हैं साउथ। तो ये कहानी आपको पता है। अब हमको 5 न्यूटन, सबसे पहले हम डायरेक्शन को क्लियर करते हैं अपनी कॉपी पर या जहाँ भी हमको दिखाना होता है वेक्टर क्वांटिटी को। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। डायरेक्शन हमने मेंशन कर दिया। अब हमको 5 न्यूटन का फोर्स दिखाना है पूरब दिशा में, तो हम क्या करेंगे, हम मूल बिंदु पर आएंगे और 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। क्या सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। और एक पैमाना मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो ये हमारा पैमाना है। पैमाना ये हमारे इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कैसे मानते हैं। हम 2 सेंटीमीटर को भी 1 न्यूटन मान सकते हैं। तो जनरली 1 यूनिट को मान लिया जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर को हम 1 न्यूटन मानना है। तो यहाँ 1 न्यूटन, ये दूसरा न्यूटन, ये तीसरा न्यूटन, ये चौथा न्यूटन, ये पाँचवा। 5 सेंटीमीटर में 5 न्यूटन। अगर 1 सेंटीमीटर में 1 न्यूटन तो 5 सेंटीमीटर में क्या न्यूटन, 5 न्यूटन।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक तीर बना देंगे, ऐसे एक तीर बना देंगे और यहाँ ऐसे तीर लगा देंगे। ये हमारा एक्स वाला डायरेक्शन है। तो हम लोग ऐसे गाढ़ा एक तीर बना देते हैं और लास्ट में जहाँ एंड होता है वहाँ ऐसे तीर लगा देंगे। ये इसका पूंछ है। तो ये 5 न्यूटन का फोर्स हो गया पूरब दिशा में, 5 न्यूटन का फोर्स हो गया पूरब दिशा में। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक फोर्स हमको दिखाना है, ये पूरब से 30 अंश उत्तर की तरफ 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल पूरब से 30 अंश उत्तर की ओर, पूरब से 30 अंश उत्तर की ओर। आइए एक दूसरे फोर्स को हमको चित्र के माध्यम से बताना है। 5 न्यूटन का ही फोर्स है लेकिन पूरब से 30 अंश उत्तर की ओर चलना है। तो देखिए ये हमारा पूरब डायरेक्शन है और ये उत्तर डायरेक्शन है। तो यहाँ से 30 अंश का कोण बना लेंगे और 30 अंश का कोण बना करके इस पर 5 सेंटीमीटर चलेंगे। जहाँ 5 सेंटीमीटर इंड हो जाएगा वहीं तीर लगा देंगे। ऐसे हो गया। तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जो 5 न्यूटन के फोर्स को बता रही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा है। तो ये 5 न्यूटन का फोर्स बताएगी और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में, तो पूरब से 30 अंश उत्तर के डायरेक्शन में, पूरब से 30 अंश उत्तर के डायरेक्शन में। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका है कि डायरेक्शन को हम लोग मेंशन करेंगे और साथ ही साथ जो 5 न्यूटन है वो 5 न्यूटन में 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। अभी मैं एक दूसरा सवाल मान लीजिए ले लिया जाए, ये 2 न्यूटन का बल पूरब से 30 अंश, तो हम सिर्फ 2 सेंटीमीटर वाली रेखा खींचेंगे, ओनली 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 न्यूटन का फोर्स बताएगा। कितने न्यूटन का फोर्स बताएगा? ये 2 न्यूटन का फोर्स बताएगा। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए तो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे।